हम स्टार्ट करते हैं गेटिंग चैप्टर 46 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। हम 50 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जानते हैं जो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर या सिनेप्टिक ट्रांसमीटर का रोल प्ले करते हैं। हम इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिव ट्रांसमीटर्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा होता है लेकिन बहुत ही रैपिड एक्शन होता है। दूसरे होते हैं हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूलर साइज के न्यूरोपेप्टाइड से बने हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स इनका जारी मतलब थोड़ा सा स्लो लेकिन लॉन्ग टर्म एक्शन होता है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर्स है ना, ये बहुत ही रैपिड ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं किसी चीज़ को टच करता हूँ, इसकी सेंसेशन मेरे ब्रेन तक पहुँचती हैं, तो जैसे टच किया फ़ौरन पहुँच गई ना। वेरी सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी उंगली को मूव करूँ तो ब्रेन से फौरी तौर पर सीधे उंगली तक पहुँच जाती हैं। तो ये भी रैपिड ट्रांसमिशन होती है जो कि मोटर एक्टिविटी करवा रही होती है। इन सारी रैपिड ट्रांसमिशन में ये वाले स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिव ट्रांसमीटर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जितनी भी लॉन्ग टर्म स्लो चेंजेस हैं, जैसे किसी आयन चैनल को काफ़ी देर के लिए ओपन करवाना, क्लोज करवाना, नंबर ऑफ सिनेप्सेस को चेंज करना, साइज ऑफ सिनेप्सेस को चेंज करना, ये सारी थोड़ी लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं। इनमें न्यूरोपेप्टाइड्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को रिलेट करें तो हमने जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पढ़े थे, यहाँ पे आपको याद होगा हमने पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स की भी दो टाइप्स पढ़ी थी। एक आइनोट्रोपिक जो कि बहुत ही रैपिडली काम करवाते थे, एक मेटाबोट्रोपिक जो कि थोड़ा स्लोली काम करवाते थे। तो आप कह सकते हो कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल पेप्टाइड होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये ज़्यादातर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स पर अपने एक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्शन रैपिडली होता है। और न्यूरोपेप्टाइड मेटाबोट्रोपिक पे काम करते होंगे। उसके अलावा कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स गैसियस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अभी जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनका भी कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर वाला एक्शन होता है, अलबत्ता इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स वगैरह हम नहीं जानते। राइट हो गया। अब जो दो ग्रुप्स हमने डिस्कस किए हैं, दोनों ग्रुप्स की डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिव ट्रांसमीटर्स। पहले बात तो ये है कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सॉन नॉब को ज़्यादा बड़ा बना दिया समझाने के लिए। यहाँ पे एक्सॉन नॉब के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यहीं पे हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस इसी जगह पे होती है और इधर ही सिंथेसाइज होके ये इस वेसिकल के अंदर इनक्लोज हो जाता है। आसान हो गई बात, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी। फिर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक्शन पोटेंशियल आता है, उसके आने से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम की एंट्री होती है, ये सिनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है। तो रैपिडली विद इन मिली सेकेंड्स, एक्शन पोटेंशियल के आते साथ ही विद इन मिली सेकेंड्स ये रैपिड एक्टिव ट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे और फिर विद इन मिली सेकेंड ही ये आगे अगले न्यूरॉन पे अपना एक्शन भी कर देते हैं। तो ये बहुत ही रैपिड होते हैं, बहुत तेज़ी से अपना काम कर लेते हैं। काम इनका क्या होता है, कोई ना कोई कंडक्टर्स में चेंज लेके आते हैं। आपको पता है जो आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है वो आमतौर पे किसी ना किसी आयन चैनल को ओपन करवाते हैं, अपना काम करवाते हैं। पोटेशियम चैनल को ओपन करवा देंगे, क्लोराइड कंडक्टर्स को चेंज कर देंगे, सोडियम कंडक्टर्स को चेंज कर देंगे। तो आमतौर पर इसी तरह के काम करवा रहे होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिव ट्रांसमीटर्स। सही की बात। उसके अलावा मजीद एक बात तो बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे रिसाइकलिंग होती है। किस तरह से रिसाइकलिंग होती है, देखो जनाब वाली, ये अगर आपकी सिनेप्टिक वेसिकल थी, सिनेप्टिक वेसिकल किस तरह से चीज़ को रिलीज़ करती है। ये देखो, ये वेसिकल आई, वेसिकल आगे करीब, मतलब ये आपके पास सिनेप्टिक नॉब है, ये उसके अंदर वेसिकल इंक्लोज्ड है। ये वेसिकल आएगी, रिलीज साइड पे लगेगी, रिलीज साइड पे लग के ये खुल जाएगी। खुलने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर इसमें से अंदर से रिलीज हो जाएगा और ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन थी ये हमारे इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ मिल जाएगी। ठीक है, ये आप देखते हो एक मेम्ब्रेन मिल गई है। फिर थोड़ी देर तक ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन होगी ये आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड होना शुरू होगी और फोल्ड होकर ये दोबारा से वेसिकल बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो वेसिकल की मेम्ब्रेन थी उसको रिसाइकल कर लिया है, यानी कि उस एक दफ़ा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया और दोबारा से वेसिकल बन गई है और दोबारा इस वेसिकल के अंदर वो एंजाइम्स वगैरह, वो प्रोटीन्स वगैरह इनक्लोज्ड हैं। सही के बाद न्यूरोट्रांसमीटर तो ज़ाहिर बात है इनक्लोज नहीं होगा, लेकिन जो प्रोटीन या एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे, हो सकता है कि एंजाइम्स न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में रोल प्ले करें या न्यूरोट्रांसमीटर को अपने अंदर कंसंट्रेट करने में रोल प्ले करें। तो ये एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर दोबारा से आ जाते हैं। तो ये हमने कहा कि रिसाइकलिंग हो गई है इस मेम्ब्रेन की। क्या न्यूरोट्रांसमीटर की भी रिसाइकलिंग होती है, उसको भी देख लेते हैं हम। न्यूरोट्रांसमीटर की हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। मिसाल के तौर पे एसिटाइलकोलिन इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है। समझो जी, ये आपके पास यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होना है। ठीक है, तो होता है बेसिकली क्या है, पहले तो एक्सॉन नॉब के अंदर कोलिन प्लस एसिटाइल-CoA मिल के बनता है एसिटाइलकोलिन। इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है कोलिन एसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन, फिर एक्शन पोटेंशियल आया, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। अब जब एसिटाइलकोलिन इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे जाहिर बात है ये रैपिडली एक्टिंग है, तो ये रैपिडली यहाँ पे एक्ट करके ख़त्म भी हो जाता है। ख़त्म कैसे होता है, इस जगह पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो प्रोटियोग्लाइकन रेटिकुलम होता है, यानी कि जो यहाँ पर मैट्रिक्स वगैरह होता है, उस मैट्रिक्स में एक एंजाइम है
कोलिनेस्ट्रेज। ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम यहाँ के मौजूद एसिटाइल कोलिन को फट तोड़ देगा और एसिटाइल कोलिन दोबारा कोलिन और एसिडेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोलिन है हम इसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, वापस सिनेप्टिक नॉब में ले जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि एटीपी को यूज़ करेंगे और इसको हम वापस ले जाएंगे। तो एटीपी का तो मसला है नहीं, इसलिए तो हमने एक्सॉन नॉब में 1.5 सारे माइटोकॉन्ड्रिया रखे हुए होते हैं। तो यानी कि ये जो सिनेप्टिक वेसिकल थी उसकी मेम्ब्रेन भी रिसाइकिल हो गई है और जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो भी हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे दोबारा हम उस न्यूरोट्रांसमीटर का कोलिन को एटीपी वगैरह यूज़ करेंगे, दोबारा एसिटाइल कोलिन बनाएंगे और एसिटाइल कोलिन को दोबारा सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर भेज देंगे। ये जनाब वाली सब कुछ हमारा यहाँ पे रिसाइकिल हो गया है। तो ये हमने स्मॉल मॉलिक्यूल वाले की थोड़ी सी नेचर को पढ़ लिया है। अब हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोपेप्टाइड को डिस्कस करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल उन्होंने एसिटाइल कोलिन की ही बताई हुई है। अच्छा, यहाँ पर ना नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स का नाम आया हुए हैं, तो वो हमने पढ़ा हुआ ही नहीं होगा, हो सकता है तो मैं उसको थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ सा बता दूंगा ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, आपके बिल्कुल ऊपर से ना गुजरे। अलबत्ता इनकी डिटेल्स जानना फिलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आगे जब पढ़ेंगे तो सही बात सारा कुछ पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज हो रहा होता है जनाब वाली? लार्ज पिरामिडल सेल से। बात असल में ये है कि आपका जो होता है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स की होती हैं 6 लेयर्स, न्यूरॉन्स की बनी हुई लेयर्स होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 लेयर्स होती हैं। इन लेयर में ऐसी बात है कि न्यूरॉन्स मौजूद है जिनकी सेल बॉडी यहाँ होती है और आगे नर्व फाइबर्स जा रहे होते हैं। लेयर नंबर 5 के अंदर कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी सेल बॉडीज वाले न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं पिरामिडल सेल्स। तो इन पिरामिडल सेल्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाके रिलीज हो रहा होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, नंबर 1 बात। नंबर 2, यहाँ पे मौजूद बेसल गैंग्लिया वगैरह होती हैं, इन बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन से रिलीज हो रहा होता है एसिटाइल कोलिन। नंबर 3 बात, जो आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट कर रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में देखते हैं, मैंने आपको बताया था ना, इसमें पीछे से सेल्स इन्फॉर्मेशन आती है, आगे से मोटर इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेकर आपका स्केलेटल मसल तक पहुँच रहे हैं, ये भी आमतौर पर रिलीज़ कर रहे होते हैं एसिटाइल कोलिन। सीखो के बाद फिर आते हैं हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इसके हमारे पास गैंग्लियंस मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन निकला, न्यूरॉन निकलने के बाद यहाँ पे एक और न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करेगा, और ये जिस जगह पे साइनैप्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आपके पास बहुत सारी सेल बॉडीज क्लस्टर हुई होती है, तो इसको हम नाम देते हैं गैंग्लियन। इसके बाद आपको पता है सेल, अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। तो ये नर्वस सिस्टम सीएस के अंदर तो नहीं है ना, बाहर ही है, तो इसको हम कहते हैं गैंग्लियन। अब जनाब वाली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, यहाँ से न्यूरॉन निकला, यहाँ पे सिनैप्स हुआ और अगला न्यूरॉन जहाँ तक पैगाम को पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचा लिया। तो ये जो सिनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन है यानी कि प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और इसको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वेरी सिमिलरली अगर हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब वो ये कह रहे हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। इसी तरह सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं वो भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करते हैं, और सिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं उनमें से कुछ होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों के प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे और पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज़ करेंगे। सिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो ज़्यादातर नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, कुछ उसमें भी वैसे एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करते हैं। सही, एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट क्या होता है? एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। कोडो के बाद तो ये अच्छा, ये आप जरूर याद रखना है कि कौन से, ये हमने एक न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस कर लिए। अब अगला आता है नॉरएपिनेफ्रिन। तो हर न्यूरोट्रांसमीटर को आपने ये याद रखना है कि एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है वो बता रहे हैं कि खास तौर पे पॉन्स है ना, ये आपको याद है मैंने बताया था, ये आपके पास ब्रेन स्टेम होती है, इसमें मिड ब्रेन होता है, ये पॉन्स होता है, ये मेडल ऑफ लेगोंटा होता है। इस पॉन्स के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेटिकुलर सब्सटेंस वगैरह होता है। रेटिकुलर सब्सटेंस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ सेल बॉडीज एंड नर्व फाइबर्स। सही के बाद इस रेटिकुलर सब्सटेंस में मौजूद होती है एक जगह जिसको कहते हैं लोकस सेरिलियस। इस लोकस सेरिलियस से बहुत सारे फाइबर्स ऊपर निकल के जा रहे होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। सही, ये आमतौर पे पूरे ब्रेन को जिंदा रख रहे होते हैं, पूरे ब्रेन को सिग्नल देते हैं तो ब्रेन जागता रहता है। अगर ब्रेन को इनहिबिटरी सिग्नल्स देना शुरू हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा सोना शुरू करता है, स्लीप में चला जाता है। तो ये बेसिकली लोकस सेरिलियस का काम है। आगे स्लीप वाले चैप्टर को उसको डिटेल से हम डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो लोकस सेरिलियस से निकलने वाले हैं ये भी हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं। सही, उसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट क्लोनिक फाइबर्स कुछ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन कुछ जगहों पे तो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रही है, कुछ जगहों पे इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को। सही के बाद
ज़्यादा तो एक्साइटेटरी को कर रही होती है। आपको पता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अक्सर जगहों पे एक्साइटेटरी इफेक्ट ही होते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा होता है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इनहिबिटरी इफेक्ट भी तो होता है, जिस तरह गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में इनहिबिशन कर रहा है, तो वहाँ पे इसका इनहिबिटरी इफेक्ट आ जाएगा। अब भाई एक ही न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या बात हुई, कहीं पे एक्साइटेशन करवा रहा है, कहीं पे इनहिबिशन करवा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। कुछ जगहों पे ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो नॉरएपिनेफ्रिन को देखते साथ ही एक्साइटेशन करवा देंगे, और कुछ जगहों पे ऐसे रिसेप्टर होंगे जो कि नॉरएपिनेफ्रिन को देखते साथ ही इनहिबिशन करवा देंगे। तो डिपेंड करता है किस जगह पे जाके नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन कर रहा है। तो नॉरएपिनेफ्रिन का एक्साइटेटरी इफेक्ट भी होता है और कुछ कुछ रेयर जगहों पे इनहिबिटरी इफेक्ट भी होता है। ऑलराइट, नंबर 3 पे आता है हमारे पास डोपामीन। डोपामीन सब्सटेंशिया निग्रा से रिलीज। इसके बारे में याद क्या करना है, 3 बातें। सब्सटेंशिया निग्रा से रिलीज होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है, इसकी एब्सेंस में पार्किंसन डिजीज होती है। सही, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ ये सब सब्सटेंशिया निग्रा है। सब्सटेंशिया निग्रा से न्यूरॉन्स निकल के बेसल गैंग्लिया की तरफ जा रहे होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स है ये डोपामीन को रिलीज कर रहे होंगे। अब डोपामीन का होता है इनहिबिटरी इफेक्ट, तो आमतौर पे हम यहाँ के जो नर्वस सिस्टम है ना उसको थोड़ा सा इनहिबिट करके रखते हैं। अगर डोपामीन की कमी हो गई तो इनहिबिशन ख़त्म, ये जो सर्किट्स होते हैं, नर्वस सिग्नल्स होते हैं, पागल हो जाएंगे और इस बंदे को हो जाएगी पार्किंसंस डिजीज़, ट्रेमर्स होना शुरू हो जाएंगे। ओके होगी बात। तो डोपामीन थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस 3 बातें याद रख लो। सब्सटेंशिया निग्रा से रिलीज हो रहा है, इनहिबिटरी एक्शन रखता है, नहीं होगा तो पार्किंसन डिजीज़। नंबर 3 पे आता है कि बस ग्लाइसिन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मुख्तलिफ सिनैप्सेस हैं वहाँ पे ग्लाइसिन रिलीज हो रहा होता है, इसका भी इनहिबिटरी एक्शन है। ठीक, नंबर 4 पे आता है आपके पास नंबर 5 पे आता है आपके पास गाबा, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। इसका भी इनहिबिटरी एक्शन होता है। ये कहाँ कहाँ पर रिलीज होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, सेरिबेलम के अंदर, बेसल गैंग्लिया के अंदर, इन चीज़ों पे हमारे पास गाबा रिलीज हो रहा होता है। इनहिबिटरी एक्शन है इसका भी, ये मैंने आपको बात बता दी। नंबर फिर आता है आपके पास ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमारे पास प्री सिनैप्टिक टर्मिनल्स ऑफ सेंसरी पाथवे। अब ये जो सेंसरी पाथवे ना, मैंने आपको बताया था बैक साइड से जो सिग्नल आ रहे हैं वो सेंसरी सिग्नल्स को लेके आते हैं। सेंसरी पाथवे भी आपके पास ऐसे ही होता है कि ये आता है सेंसरी रूट में ना, यहाँ पे एक गैंग्लियन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, यहाँ पे सिनैप्स फॉर्म करते हैं, फिर अगला न्यूरॉन मैसेज को आगे लेके जाता है। तो ये जो न्यूरॉन सिनैप्स तक मैसेज को लेके आ रहा है ना, जिसको आप प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन कहोगे, ये वाला न्यूरॉन आमतौर पे ग्लूटामेट रिलीज़ कर रहा होता है और ये एक्साइटेशन कॉज करवाता है कि भाई ये सेंसरी सिग्नल मुझे मिला है, आगे जाके एक्साइट कर दो, ब्रेन तक पैगाम को पहुँचा दो। डन। तो आपके पास एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी था, नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी था, कभी कभी इनहिबिटरी, डोपामिन इनहिबिटरी, ग्लाइसिन इनहिबिटरी, गाबा इनहिबिटरी, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी आ गया। सेरोटोनिन आगे देखते हैं, ये भी इनहिबिटरी होता है। ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर खासतौर पर मीडियम रेफेवरी जगह होती है, यहाँ से इसके नर्व फाइबर्स जा रहे होते हैं और ये नर्व फाइबर्स हाइपोथैलेमस रीजन में भी जाते हैं। ये मैंने दिखाया है ना, ये थैलेमस है, इसके नीचे रेड वाला हाइपोथैलेमस है। ठीक है, बस आप नाम भी याद रख लेना, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, तो बड़ी बात है, आगे जाके डिटेल से हमने चीज़ों को पढ़ना ही है। सही होगी बात। अच्छा, दूसरा यहाँ से आपके पास आ रहे होते हैं कि जो सेंसरी पाथवेज है ना, इसके पास यहाँ पे सेरोटोनिन अपना इनहिबिटरी एक्शन रखता है। अब इसकी डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड तो नहीं आपके लिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। यार देखो, पेन जो होती है ना, वो जब एक हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ब्रेन चाहता है कि भाई मुझे पता चल गया पेन हो रही है, अब मुझे मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अब मुझे मज़ीद सिग्नल्स ना भेजो, मैं मज़ीद सिग्नल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, परसीव नहीं कर सकूँगा। ठीक है, तो ये जब एक हद से ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है तो फिर यहाँ से इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते हैं सेंसरी पाथवे में कि बस भाई बस मज़ीद सिग्नल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि सेरोटोनिन जो होता है उसका इनहिबिटरी एक्शन होता है और पेन को ज़रा सुकून पहुंचाने के लिए भी यूज़ होते हैं। अब जो ड्रग्स होते हैं, जो नशे होते हैं, जिनमें बंदा टुन हो जाता है, पेन का पता नहीं चलता, वो भी आमतौर पे इसी तरह के इनहिबिटरी एक्शन रखते हैं कि बंदे को कोई होश ही ना रहे। सेरोटोनिन भी हो गया। आखिर में आता है पास निट्रिक ऑक्साइड। निट्रिक ऑक्साइड बेसिकली एक गैसियस न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, ये गैस होती है, तो इसका सिंथेसिस वगैरह जो है वो बाकियों से, मतलब हमने जो पढ़ा था स्मॉल वाले का, वो फ़र्क होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिंथेसिस होकर वेसिकल्स में इनक्लोज रहते हैं, जरिए पता है गैस, इसको बंद रखना ही बड़ा मुश्किल सा काम है। तो होता ही है जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल के पहुँचने पर फौरी तौर पर ये फॉर्म होता है, उसी वक्त सिंथेसाइज होता है और उसी वक्त ये रिलीज़ हो जाता है। ये किसी वेसिकल वगैरह में क्लोज होता ही नहीं है और रिलीज़ होने के बाद भी ये बस इधर उधर के न्यूरॉन्स में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन भी फ़र्क है, रिलीज़ भी फ़र्क है और इसकी फिर डिफ्यूजन भी फ़र्क है। एसिटाइलकोलिन की तो हमने कहा था ना, टूटता है, रीअब्जॉर्ब होता है, सारे चक्कर थे, लेकिन जो निट्रिक ऑक्साइड है इसके चक्कर जो है वो थोड़े से फ़र्क होते हैं और ये हमारे पास लॉन्ग टर्म बिहेवियर में, मेमोरी में रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसको आप ना पूरी तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल में डालोगे, ना पूरी तरह से न्यूरोपेप्टाइड में डालोगे। ऑलराइट जी, यहाँ तक हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड्स, जो कि हमारे पास स्लो लॉन्ग टर्म एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही के बाद बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। होता बेसिकली क्या है, इनका सिंथेसिस थोड़ा सा फ़र्क है। इनका सिंथेसिस होता है सेल बॉडी के अंदर, सोमा के अंदर। यहाँ पे एक्सॉन नॉब में नहीं हो रहा, इनका सिंथेसिस सोमा में हो रहा है।
अब सोमा में सेल बॉडी में जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स लार्ज प्रोटीन्स फॉर्म कर देते हैं। बड़ी जो जारी बात है इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, राइबोसोम तो उन्हीं को फॉर्म कर रहे होते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें तो फॉर्म करते नहीं। ये लार्ज प्रोटीन्स फॉर्म होकर चली जाती हैं स्मूथ या आप कह लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंजाइमेटिक एक्शन से इनको हम ब्रेक करते हैं। इनको ब्रेक करके जब छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं, मतलब इन लार्ज प्रोटीन के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फ्रैगमेंट्स न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, वो फ्रैगमेंट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सही होगी बात। उन न्यूरोट्रांसमीटर को हम गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भेजते हैं पैक करने के लिए। गोल्जी ऑपरेटर्स का वैसे फंक्शन आपको पता है पैक करना होता है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को वेसिकल्स में पैक कर देती है। अब ये वेसिकल बन गई है हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड की। गुड होगी बात। तो सिंथेसिस से थोड़ा सा फ़र्क हो गया, इसका पैकिंग भी फ़र्क हो गई, बजाय इसके कि यहीं पे पैकिंग हो जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। पैकिंग थोड़ी फ़र्क हो रही है, गोल्जी ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसकी फॉर्मेशन में राइबोसोम भी इन्वॉल्व है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब रिलीज तो यहीं पे होना ना, जाहिर सी बात है, सिनेप्सिस तो यहीं पे है एक्सॉन नॉब में। तो अब हम इन न्यूरोट्रांसमीटर की जो वेसिकल्स बन गई हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, इन न्यूरोपेप्टाइड्स को एक्सॉन के थ्रू भेजते हैं। यहाँ पे जो एक्सोनल स्ट्रीमिंग हो रही होती है एक्सॉन साइटोप्लाज्म की, उसके थ्रू हम इनको भेज देते हैं एक्सॉन नॉब्स के अंदर। सही की बात। लेकिन बात यह है कि भाई इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से हम बनाते हैं इस न्यूरोपेप्टाइड को, तो इसलिए न्यूरोपेप्टाइड थोड़े बन पाते हैं। जितने ज़्यादा हमने स्मॉल मॉलिक्यूल बनाए थे ना, उतने ज़्यादा नहीं बन पाते। लेकिन टेंशन की बात नहीं है ब्रो, ये न्यूरोपेप्टाइड बहुत पोटेंट होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये थोड़े ही बादशाह हैं, यानी हैं थोड़े लेकिन इनका एक्शन भरपूर होता है। सही होगी बात। तो ये थोड़े होने के बावजूद बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंट हैं। तो ये अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और ये तो आपको पता ही है इनका जो भी काम होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। कैल्शियम चैनल्स को प्रोलॉन्ग क्लोजर करवा देंगे, मेटाबॉलिक मशीनरी को चेंज करेंगे तो काफ़ी देर के लिए चेंज कर देंगे, किसी जीन्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे तो काफ़ी देर के लिए करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है इनका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है। उसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल वाली की तो हमने कहा था जो वेसिकल है वो वेसिकल की मेम्ब्रेन रीसाइकिल हो जाती है, जबकि इनकी जो वेसिकल होती है वो रीसाइकिल नहीं होती, बल्कि इनकी वेसिकल ऑटोलाइज हो जाती है, तबाह हो जाती है। हम खुद उसका इंटेक करा के फारिग कर देते हैं। सही की बात। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की हर चीज़ जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाले से काफ़ी हद तक डिफर कर रही है। हम इन चीज़ों को देखते चले जा रहे हैं, उनकी सिंथेसिस फ़र्क। अच्छा, अगर कब से कहते हैं राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूरोपेप्टाइड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑन स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर, तो नंबर 1 आपको हो गया दे आर सिंथेसाइज्ड इन सेल बॉडी, जबकि ये सिंथेसाइज होते हैं एक्सॉन नॉब में। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर हाँ दे आर पैक्ड बाय गोल्जी ऑपरेटर्स, या जबकि इनकी पैकिंग जो होती है वो इधर ही एक्सॉन नॉब के अंदर हो रही होती है। ठीक है। फिर ये एक्सोप्लाज्म फ्लो के थ्रू जा रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे कोई फ्लो नहीं है, वो बन ही यहाँ पे रहे होते हैं। फिर न्यूरोपेप्टाइड बहुत स्मॉल क्वांटिटी से बनते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल बहुत बड़े क्वांटिटी में बनते हैं। न्यूरोपेप्टाइड बहुत ज़्यादा पोटेंट हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल इतने इफेक्टिव नहीं होते। न्यूरोपेप्टाइड प्रोलॉन्ग्ड एक्शंस करवाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोलॉन्ग्ड एक्शन नहीं करवाते। न्यूरोपेप्टाइड की वेसिकल्स ऑटोलाइज हो जाती हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की वेसिकल्स जो हैं वो रीसाइकिल हो जाती हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स खुद भी ज़ाया होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही होगी ना बात। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ गए न्यूरोपेप्टाइड्स के और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के। फिर देखते हैं हम इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में। वो बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक ही साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोपेप्टाइड भी हों और स्मॉल मॉलिक्यूल भी हों, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है उन्होंने, ग्रीन वाले भी हैं, पर्पल वाले भी हैं। तो जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा, जब भी कोई चीज़ रिलीज़ होगी तो ये दोनों इकट्ठे रिलीज़ होंगे, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे इनका को रिलीज़ हो रहा है, दे आर बीइंग को रिलीज। और जाहिर सी बात है वो को लोकलाइज भी है, एक ही जगह पे लोकेटेड है। नंबर 1 बात ये हो गई। नंबर 2 केस ऐसा हो सकता है कि इनकी को ट्रांसमिशन हो, यानी कि एक ही सिनेप्टिक नॉब में मौजूद हैं, लेकिन कुछ वेसिकल्स में सिर्फ न्यूरोपेप्टाइड है, कुछ वेसिकल्स में सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वक्री वक्री वेसिकल्स हैं। ठीक है। इस केस में इन वेसिकल्स का रिलीज भी थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है विद कैल्शियम सेंसिटिविटी। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ कैल्शियम चैनल होंगे जो कि सिर्फ एक एक्शन पोटेंशियल के आने से भी ओपन हो जाते हैं, और उन कैल्शियम चैनल के ओपन होने पे सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है। और जब बार बार मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल आए तो ये वाले कैल्शियम चैनल भी ओपन हो गए, और जब ये वाले कैल्शियम चैनल भी ओपन होंगे तो हमारे पास लार्ज न्यूरोपेप्टाइड भी रिलीज हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना। तो ये दोनों एक ही जगह मौजूद हैं, को ट्रांसमिशन होती है, लेकिन कैल्शियम सेंसिटिविटी के बेस पर डिफरेंट हो सकता है। नंबर 3 सिचुएशन आती है कि एक ही न्यूरॉन है, लेकिन आपको पता है ना एक न्यूरॉन की एक से ज़्यादा एक्सॉन नॉब्स होती हैं। तो एक ही न्यूरॉन है, उसकी कुछ एक्सॉन नॉब में सिर्फ न्यूरोपेप्टाइड है, कुछ एक्सॉन नॉब में सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो ये जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा, जाहिर बात है जब इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो सारी एक्सॉन नॉब्स तक फैलता है, ये बात तो पता है। तो ये दोनों इकट्ठे रिलीज हो जाएंगे, लेकिन स्पेशियल डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि
ये अलग स्पेस में रिलीज़ हो रहा है, ये अलग स्पेस में रिलीज़ हो रहा है, ये किसी और साइनेप्स में जा रहा है, ये किसी और साइनेप्स में जा रहा है। दोनों की बात, ये जो पहली चीज़ है ना को रिलीज़, इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि आपका ये जो रेफिन न्यूक्लियस होता है यहाँ से अक्सर सेरोटोनिन की और ग्लूटामेट की, सेरोटोनिन जो कि हमारे पास इनहिबिटरी था और ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी था, इनकी को रिलीज़ होती है, ये इकट्ठे रिलीज़ भी हो जाते हैं। ओके बात। ऑलरेडी नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरोनल एक्साइटेशन। एक जो न्यूरोनल एक्साइटेशन होती है उसके इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को देखते हैं। पहले पैराग्राफ में तो वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आगे हम स्टडी करने लगे हैं एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को। मैंने ये बात आपको बताई थी कि ये जो होते हैं ना एंटीरियर मोटर न्यूरॉन, ये बड़े टिपिकल बड़े लार्ज किस्म के मतलब अच्छे बड़े न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे हम उनकी एग्जांपल को स्टडी करने लगे हैं। वैसे बाकी जगहों पे भी इसी तरह का केस होगा, सिमिलर ही होगा एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से, लेकिन थोड़ा तगड़ा काम होता है हर चीज़ एंटीरियर मोटर न्यूरॉन में। लो जी, अब वो ये बात कर रहे हैं कि आम तो हमारा सेल होता है उसका ब्रेन पोटेंशियल होता है -65 मिली वोल्ट्स, यानी कि यहाँ पे -65 मिली वोल्ट्स। सेल अंदर वाली साइड से थोड़ा सा नेगेटिव होता है, ये अंदर वाली साइड से नेगेटिव है, बाहर वाली साइड से पॉजिटिव है। कितना नेगेटिव होता है? -65 मिली वोल्ट्स। गुड हो गई बात। अब अगर ये -65 मिली वोल्ट से कम नेगेटिव हुआ, यानी कि ये हो सकता है -45 हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि पोलराइजेशन कम हुई है, ये हाइपोपोलराइज्ड है और इसको एक्साइट करना ज़्यादा आसान होगा। देखो ना, अगर -65 वाले को एक्सट्रीम पोटेंशियल तक लेके जाना तो इतना ऊपर लेके जाना पड़ रहा है, अगर -45 वाले को लेकर जाना तो थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ रहा है। सही होगी बात। और अगर ये नेगेटिविटी ज़्यादा हुई हुई है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही पोलराइज हुआ है, मिसाल के तौर पर ये -95 पे पहुंचा हुआ है, तो अब इसको एक्साइट करना काफ़ी मुश्किल है, इसको बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये हाइपो एक्साइटेबल हो गया है। -45 वाला हाइपर एक्साइटेबल है, -95 वाला हाइपो एक्साइटेबल है, इसको एक्साइट करना मुश्किल है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्साइट, एक्शन पोटेंशियल को अटेन करना डिफिकल्ट है। सही होगी बात। तो ये बात पता चल गई है कि न्यूरॉन्स -65 मिली वोल्ट्स पे होते हैं। अगर नेगेटिविटी -65 से ज़्यादा हुई तो एक्साइट करना मुश्किल होगा, अगर नेगेटिविटी -65 से कम हुई तो एक्साइट करना ज़्यादा आसान होगा। ओके होगी बात। तो जो भी चीज़ हम कहते हैं भाई फलानी चीज़ ने न्यूरॉन को इनहिबिट कर दिया है, इसका मतलब है उसने उसकी नेगेटिविटी को बढ़ा दिया है, एक्साइट करना मुश्किल हो गया। और हम कहते हैं भाई फलानी चीज़ न्यूरॉन को एक्साइट कर रही है, तो वो चीज़ नेगेटिविटी को कम कर रही होगी, यानी कि इस लेवल को ऊपर ले जा रही होगी। ऊपर जाने का मतलब ये ना नेगेटिविटी कम हो रही है, तो नेगेटिविटी को कम करते हैं हम एक्साइट करने के लिए, नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं हम इनहिबिट करने के लिए। याद तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा जब हमने यहाँ पे कहा था एक्साइटेटरी रिसेप्टर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। तो जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे याद है ना, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स नेगेटिविटी को कम कर रहे थे सोडियम इन्फ्लक्स करवा के, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स नेगेटिविटी को बढ़ा रहे थे पोटेशियम को बाहर भेज के या क्लोराइड को अंदर ला के। सही होगी ना, सही होगी ना बात। तो यही बात वो यहाँ पर थोड़ी बहुत रिपीट कर रहे हैं। फिर आते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। हम तीन बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं आयंस को, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। ये बात तो हमें सबको पता है कि सोडियम जो होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा मौजूद होता है। ये रेड वाला हमने सोडियम शो किया हुआ है, सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन थोड़ी है। ठीक। क्लोराइड देखा जाए, क्लोराइड भी सेल के बाहर ज़्यादा होता है और सेल के अंदर क्लोराइड काफ़ी थोड़ा होता है। पोटेशियम अलबत्ता सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है और पोटेशियम सेल के बाहर थोड़ा सा होता है। तो सेल के बाहर सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा है, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। सही। ओवरऑल अभी हम ये अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है कि ये किस वजह से इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया हुआ है। भाई सीधी सी बात है, सोडियम को बाहर ज़्यादा करने के लिए सोडियम पंप्स लगे होते हैं जो कि एक्टिव छोड़ के तो सोडियम को बाहर भेजे जाते हैं। पोटेशियम को अंदर ज़्यादा करने के लिए पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं जो कि पोटेशियम को अंदर भेजे जाते हैं। और क्लोराइड को बाहर ज़्यादा रखने के लिए जो मेन फैक्टर है वो आपकी नेगेटिविटी होती है कि अंदर से सेल जब -65 मिली वोल्ट्स पे होगा तो क्लोराइड को खुद ब खुद शर्म आ जाएगी कि यार मैं देखो नेगेटिव हूँ, अंदर इतनी नेगेटिविटी है तो मेरा अंदर देना अच्छा तो ये नहीं लगता, तो ये शर्म के मारे बाहर रहेगा, रिपेल हो जाएगा और इस वजह से क्लोराइड बाहर ज़्यादा होता है। तो ये तो हमने देख ली ओवरऑल कंसंट्रेशन डिफरेंसेस जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे एक नॉर्मल सेल के अंदर। लो जी, अब हमने पढ़ना है नर्स्ट पोटेंशियल को। नर्स्ट पोटेंशियल को पढ़ने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये जो सेल है, ये सेल है इस वक्त न्यूट्रल। गुड हो गई बात। बाहर नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा हैं, अंदर आपको कि नेगेटिव कम है, लेकिन ये देखो सेल के अंदर नेगेटिव प्रोटीन्स वगैरह काफ़ी सारी होती हैं। सही की बात। पॉजिटिव सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव पोटेशियम अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए और भी देखो बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम बाहर होता है पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव आयंस बहुत सारे होते हैं। तो खैर बहुत सारे आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव अंदर भी बाहर भी। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सेल है ये है न्यूट्रल। सही होगी बात। अब इस न्यूट्रल सेल में इंडिविजुअल आयंस को देखते हैं। हम कहते हैं कि ये एक न्यूट्रल सेल था। अगर मैं इस न्यूट्रल सेल में आपसे पूछूं कि सिर्फ सोडियम का बताएं तो आपको कि भाई सोडियम को देखें जाए, सोडियम बाहर ज़्यादा है, सोडियम अंदर थोड़ा है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ की जिसमें मैंने सिर्फ सोडियम को शो किया है, सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर थोड़ा है, ये सेल इस वक्त न्यूट्रल है। अब मैंने इसलिए पहले ये वाली डायग्राम बताइए क्योंकि अगर मैं ये दिखाता तो आप कहते हैं यार क्या हो गया यार, ये न्यूट्रल कैसे होता है, बाहर पॉजिटिव इतना ज़्यादा है। तो भाई न्यूट्रल इसलिए क्योंकि होते हैं अंदर पॉजिटिव कोई और ज़्यादा हो, बाहर नेगेटिव भी हैं, तो ओवरऑल बहरहाल ये सेल जो है न्यूट्रल है। अब इस सेल को हमने जब हम नर्व्स पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, तो जिस भी आयन का नर्व्स पोटेंशियल पढ़ रहे होते हैं हम कहते हैं ये सेल सिर्फ उसी आयन के लिए परमिएबल है, ठीक है। तो अब ये सेल जो है इट इज़ परमिएबल फॉर सोडियम, ओनली सोडियम। ओके के बाद ये वाला सेल सिर्फ सोडियम के लिए परमिएबल है। लो जी, जैसे ही सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ गई, अब क्या होगा, सोडियम है, सेल न्यूट्रल है, बाहर बहुत ज़्यादा सोडियम, तो सोडियम अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देखेगा, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम को अंदर धक्का देगा कि भाई सोडियम अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, ठीक है बात। तो ये सोडियम जो है ये अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब ये सोडियम अंदर आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सारा कुछ न्यूट्रल था, सोडियम अंदर को आ रहा है, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे अंदर पॉजिटिविटी हो गई है +40। अब ये सोडियम को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो कह रहा है अंदर जाओ, क्योंकि ये देखो जी 1-2 अंदर आ गए हैं, काम हो गया +40, लेकिन अभी भी बाहर ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहा है अंदर जाओ, लेकिन सोडियम कह रहा है कि यार अंदर इतनी पॉजिटिविटी भी तो है ना, ये चार्ज सोडियम से कह रहा है कि तुम बाहर जाओ। अब सोडियम देखेगा जो ज़्यादा बड़ा है उसके बाद मान लेगा, अभी भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बड़ा है तो सोडियम अंदर आता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा कि चार्ज हो जाएगा +61। अब +61 एक ऐसा चार्ज है कि जो काफ़ी बड़ा चार्ज हो गया है। तो इस वक्त कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहे हैं अंदर जाओ, और जितनी ज़ोर से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर भेज रहा है उतनी ही ज़ोर से ये चार्ज इसको बाहर भेज रहा है, यानी दोनों फोर्सेस इक्वलाइज हो गई। इस चार्ज की बाहर भेजने वाली फोर्स और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अंदर भेजने वाली फोर्स इक्वलाइज हो गई है। तो इस पोटेंशियल पे सोडियम की ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी। इस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं नर्स्ट पोटेंशियल। सोडियम का नर्स्ट पोटेंशियल होता है +61। अगर ये कंसंट्रेशन डिफरेंस हो ना, तो सोडियम का नर्स्ट पोटेंशियल क्या है, +61। अगर अंदर की पॉजिटिविटी +61 से कम हुई, यानी कि +40 हुई, तो इसका मतलब है कि चार्ज की ताकत कम हो गई है, कंसंट्रेशन की ताकत ज़्यादा हो गई है, अंदर आई जाएगा। और अगर ये +61 से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है चार्ज की ताकत बढ़ गई है, सोडियम को हम थोड़ा सा बाहर भेज देंगे। सही। अब मैंने आपसे कहा +61 की जगह +40 हुआ तो ज़ाहिर बात है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ताकत बढ़ जाएगी। अगर ये +61 की जगह +40 की जगह 0 हो गया चार्ज, तो ज़ाहिर बात है सोडियम पे तो अंदर आएगा ही आएगा। और हकीकी सेल में हमने पढ़ा है कि अंदर वाले साइड पे होता है -65 मिलीवोल्ट्स। तो इतने पे तो सोडियम बहुत पागलों की तरह अंदर आना चाहता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी अंदर की तरफ ही है, चार्ज भी अंदर की तरफ ही है। तो एक आम न्यूरॉन में सोडियम पागल होता है अंदर आने के लिए। फिर क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि हमने चैनल्स को क्लोज किया हुआ है और हमारे पोटेशियम सोडियम पंप्स लगे हुए होते हैं जो कि सोडियम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर करके बाहर भेज रहे होते हैं। सही होगी बात। लेकिन ये सारी नर्व्स पोटेंशियल की बहस से हमें पता चल गया कि सोडियम अंदर आने के लिए पागल है। ठीक होगी बात। उसके बाद देखते हैं हम पोटेशियम को। अब इस सेल में सिर्फ पोटेशियम की परमिबिलिटी है और किसी चीज़ की परमिबिलिटी नहीं है। और ये तो आपको पता ही, आप देखते हो पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है, बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन थोड़ी है। सही होगी बात। लो जी, हमने इस मेम्ब्रेन को परमेबल कर दिया है पोटेशियम के लिए। क्या होगा जी, पोटेशियम जो है वो आहिस्ता, जाहिर बात है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और न्यूट्रल है, पोटेशियम जो है बाहर जाना शुरू हो जाएगा। जब ये पोटेशियम बाहर जाएगा, सेल के अंदर से पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे तो सेल के अंदर एक नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आ गई जी -10। अब सेल अंदर से -10 हो गया, माइनस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अब अंदर जो -10 हो गया है वो पोटेशियम को अट्रैक्ट कर रहा है कि प्लीज़ यार पोटेशियम ना जाओ। लेकिन दूसरी तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो कि पोटेशियम को धक्के दे के बाहर मार रहा है कि यार अंदर इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है, बाहर थोड़ा चल निकल। सही के बाद तो अब क्या चक्कर है जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर भेज रहा है और थोड़ा बहुत चार्ज जो है वो अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ज़्यादातर पोटेशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात मानेगा, पोटेशियम बाहर जा ही जाएगा, बाहर और जाता जा रहा है और जाता जा रहा है और जाता जा रहा है। सेल के अंदर -10 की बजाय हो गया -50। लेकिन अभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का असर ज़्यादा होता है जब ये नेगेटिविटी -86 मिलीवोल्ट तक पहुंचती है ना, तो ये ऐसी पोटेंशियल है जिस पे पोटेशियम बाहर जाना बंद हो जाता है। पोटेशियम कहता है यार अब इतनी नेगेटिविटी को छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकता, अब चार्ज की लगाने वाली ताकत और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की लगाने वाली ताकत बराबर हो गई है। तो पोटेशियम का नर्व्स पोटेंशियल होता है -86 मिलीवोल्ट्स। सही के बाद अगर इसकी नेगेटिविटी -86 की बजाय -76 हुई तो ये नेगेटिविटी थोड़ी है, पोटेशियम अभी भी बाहर जाएगा। सही। तो नॉर्मल सेल में कितनी होती है,
न्यूरॉन सेल में -65, तो ये तो -86 से काफ़ी कम है। इसका मतलब है पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा पोटेंसी रखता है बाहर जाने की एक आम न्यूरॉन में। अब वो पोटेशियम पम्प्स की वजह से हमने रोका हुआ होता है, लेकिन पता चल गया कि पोटेशियम काफ़ी हद तक दीवाना होता है बाहर जाने के लिए। गुड हो गई बात, यहाँ से बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं हम क्लोराइड को। यहाँ पे देखिएगा क्लोराइड मैंने शो किया हुआ है, बाहर काफ़ी ज़्यादा होता है, अंदर थोड़ा सा होता है। तो यही चीज़ मैंने शो की हुई है, बाहर क्लोराइड ज़्यादा है, अंदर थोड़ा है। इस वक्त सेल न्यूट्रल है। इस सेल को हमने परमिएबल कर दिया है ओनली फॉर क्लोराइड। ये सेल सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड के लिए परमिएबल है। क्लोराइड अंदर एंटर होना शुरू होगा, जब क्लोराइड अंदर एंटर होना शुरू होगा तो अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अंदर नेगेटिविटी आ गई है -20 की। अब क्लोराइड को थोड़ी थोड़ी शर्म आएगी कि अंदर नेगेटिव है, फिर भी अंदर आ रहा हूँ, लेकिन शर्म को ये गोली मारेगा, कहेगा बहुत थोड़ा सा चार्ज है -20, मैं कंसंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये आई जाएगा। जब अंदर चार्ज हो जाएगा -70 मिलीवोल्ट्स तो मजीद पोटेशियम अंदर आने से शर्माएगा। तो क्लोराइड का नर्व्स पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट्स। हकीकत में सेल के अंदर कितना चार्ज होता है, यानी कि अगर आप इसको फ्रीली परमिएबल छोड़ देते ना तो ये क्लोराइड अंदर आके -70 डेवलप कर देता। सही की बात। अब असल में जो सेल होता है उसके पोटेंशियल होता है -65, तो उस -70 से थोड़ा सा कम नेगेटिव है, तो यानी कि थोड़ी बहुत क्लोराइड की पोटेंसी होती है अंदर को आने की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर -70 की बजाय -10 होता तो पोटेशियम क्लोराइड है, पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ मैं, तो क्लोराइड अंदर आने के लिए पागल होता है। लेकिन यहाँ चूँकि सिर्फ 5 का डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत पोटेंसी होती है आपके क्लोराइड की अंदर आने के लिए। तो ये हमने नर्व्स पोटेंशियल्स को पढ़ लिया है। इन तीनों नर्व्स पोटेंशियल्स को अपने माइंड में रखना है ताकि आप ओवरऑल सेल को हर वक्त समझ सको, हर वक्त आप सेल की जो चाहत है वो समझ सको कि ये जब तक +61 तक नहीं पहुँच जाता ये चाहेगा ये अंदर आए, जब तक -86 तक नहीं पहुँच जाता पोटेशियम चाहेगा कि वो बाहर जाए, जब तक -70 तक नहीं पहुँच जाता क्लोराइड चाहेगा कि वो अंदर आए। सही होगी बात, ये वाली बात अगर सही होनी चाहिए, आगे ये समझने में हमारे लिए आसान होगी। ये बात थी नर्व्स पोटेंशियल की। फिर हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यहाँ बड़ी सिंपल सी उन्होंने बात की है कि भाई अगर आपके पास एक सेल बॉडी होती है, जैसे हम पढ़ते हैं किधर गया सेल बॉडी, हाँ ये एक सेल बॉडी होती है। इस सेल बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड होता है, जितना भी फ्लूइड होता है, वो सारा एक आपके पास कह लो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे कोई चार्ज की चेंज आई है ना तो वो चार्ज की चेंज पूरे यहाँ तक भी पहुँच जाएगी, यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस जगह पे चार्ज की चेंज आई है, वो पूरे में फैल जाएगी। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरफ वजह से, दूसरा इसका डायमीटर अच्छा खासा बड़ा होता है, तो किसी चार्ज को गुजरने में ये नहीं होता कि अभी रास्ता तंग था, मैं गुजर नहीं सका, अला बला, बहुत बड़ा रास्ता है भाई, तुम आराम से आ जा सकते हो। तो ये बात आपको पता नहीं चाहिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरी यहाँ पे। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जाके हम पढ़ेंगे जब हमने समेशंस देखनी है। पार्ट 4 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो तरह की समेशन, स्पेशल समेशन और टेम्पोरल समेशन। उसमें हम ये कहते हैं कि भाई अगर एक यहाँ पे पोटेंशियल आया और एक यहाँ पे पोटेंशियल आया, दोनों मिल के, हो सकता है अकेला ये भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला ये भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो ये दोनों कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि एक सेल बॉडी पे अगर यहाँ पे चेंज आई है तो वो चेंज भी पूरे में फैल जाएगी, यहाँ पे चेंज आई है वो चेंज भी पूरे में फैल जाएगी। तो जब दो तरह से चेंज आएगी और वो दोनों तरफ की चेंज पूरे में फैलेगी तो इसका मतलब पूरे में काफ़ी ज़्यादा चेंज फैल जाएगी और वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो समेशन को याद रखने के लिए फिलहाल बस इतनी बात ये में रखें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है थ्रू आउट द सेल बॉडी। क्यों यूनिफॉर्म होती है? नंबर 1 हाईली कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की वजह से, और नंबर 2 काफ़ी बड़ा डायमीटर होता है, इसलिए कोई किसी का बहाना नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी तो इंशाल्लाह लगी होगी, इतनी मुश्किल से मेरे कॉन्सेप्ट समझाया सारे आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।